नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज देखेंगे मॉब लिंचिंग पर राहुल गांधी क्या बोले। भारी बारिश से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 19 लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज़्यादा ट्रेनें कैंसिल हुई है और विजयवाड़ा में लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और अंत में देखेंगे कांग्रेस ने सेबी चीफ पर लगाए बड़े आरोप। लेकिन इससे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। जम्मू में आतंकियों की फायरिंग से एक जवान शहीद, मिलिट्री स्टेशन पर छिपकर आतंकी ने चलाई गोली। बुलडोजर न्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सख्त हुए शब्द, कहा कोई भी व्यक्ति दोषी पाए जाने पर भी उसके घर पर ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों की शिकायतों को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की कमेटी। कंगना रनौत ने अपनी फिल्म इमरजेंसी के सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर बोली, मेरे फिल्म पर इमरजेंसी लगा दी गई है। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को हरियाणा और महाराष्ट्र की मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों को भाजपा सरकार से खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा करने का साहस है। अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमान पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बनकर देख रही है। राहुल ने आगे कहा कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की लड़ाई हम जीतेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा, भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति को हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ रही है और देश में डर का माहौल बना रही है। भीड़ की शक्ल में अपराधी खुलेआम हिंसा कर रही है और उन्हें भाजपा सरकार से छूट मिले हुए हैं। ऐसे अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए मॉब लिंचिंग के बारे में समझते हैं। मॉब लिंचिंग की अभी तक कोई साफ परिभाषा नहीं दी गई है। आमतौर पर बोलचाल की भाषा में भीड़ द्वारा किसी खास व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति पर किए गए हमले और उनके शारीरिक क्षति को मॉब लिंचिंग कह दिया जाता है। महाराष्ट्र में बीते दिनों चलती ट्रेन में एक बुजुर्ग से मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसमें एक साथी यात्री ने बुजुर्ग पर बीफ लेकर चलने के आरोप लगाते हुए उन पर थप्पड़ मारे और गालियां भी दी। यह घटना इगतपुरी के पास धूले एक्सप्रेस में घटी थी। इसका वीडियो सामने आने के बाद थाने के जीआरपी ने 5 से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की। दूसरी मॉब लिंचिंग की घटना हरियाणा से है। इसमें भी बीफ खाने और पकाने के आरोप थे। इसमें व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। यह घटना 27 अगस्त की है। इसमें बंगाल के एक प्रवासी मजदूर की बीफ खाने के शक में भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नाबालिग हैं और उन्हें बाल सुधार गृह में भेजा गया है। अब एक नज़र मॉब लिंचिंग से जुड़े कानून पर। इस पर कानून क्या कहती है। नए क्रिमिनल कानून में मॉब लिंचिंग पर अलग से कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत शरीर पर चोट पहुंचाने वाले क्राइम को धारा 100 से 146 तक में जिक्र किया गया है। मॉब लिंचिंग के मामले में न्यूनतम 7 साल की कैद हो सकती है। इसमें उम्र कैद या फांसी की सजा का भी प्रावधान है। इसके अलावा हत्या के मामले में धारा 103 के तहत केस दर्ज होगा। धारा 111 में संगठित अपराध करने के लिए सजा का प्रावधान है और धारा 113 में टेरर एक्ट से जुड़े हुए प्रावधान हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ और बारिश के चलते 2 दिनों में आंध्र में 9 और तेलंगाना में 10 लोगों की मौत हो गई है। दोनों राज्यों में लगभग 200 से ज़्यादा ट्रेनें कैंसिल हुई है और लगभग 500 ट्रेनें प्रभावित हुई है। एनडीआरएफ की 26 टीम को तैनात की गई है। उफनती नदियों के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। आंध्र प्रदेश में 1998 के बाद ऐसी बाढ़ आई है। अभी तक 17,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। विजयवाड़ा में लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। कुछ इलाके में 10 फीट तक पानी भर गया है। तेलंगाना में सूर्यपेट, भद्राद्री, कोथागुड़ी, महबूबाबाद जिले बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। खम्मम के 110 गांव पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। हैदराबाद में आज स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से फोन पर बात कर राज्य के हालात की जानकारी ली है। पीएम ने दोनों को केंद्र की ओर से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारी बारिश ने राज्य को हिलाकर रख दिया है। विजयवाड़ा और गुंटूर शहर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। विजयवाड़ा गुंटूर नेशनल हाईवे और विजयवाड़ा हैदराबाद नेशनल हाईवे भी बाढ़ से प्रभावित है। 100 से ज़्यादा राहत शिविरों में 17,000 लोग रह रहे हैं और 1.1 लाख हेक्टेयर जमीन पर फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सुबह अमानतुल्लाह खान के घर पर पहुंची थी।
ईडी सुबह से चली 4 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए 32 लोगों का अवैध भर्ती कराई और फंड का गलत इस्तेमाल किया, वक्फ की संपत्तियों को किराए पर दिया। इससे पहले भी अमानतुल्लाह खान से ईडी पूछताछ कर चुकी है। ईडी के एक्शन के बाद अमानतुल्लाह ने कहा, सर्च वारंट के नाम पर ईडी का मकसद सिर्फ मुझे गिरफ्तार करना है। मैं हर नोटिस का जवाब दिया है, मुझे 2 साल से परेशान किया जा रहा है। अमानतुल्लाह खान पर इससे पहले भी एक्शन लिए गए हैं, एक नज़र उस पर भी। सितंबर 2022 में एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ा था, जिसमें 24 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। 28 दिसंबर 2022 को जमानत पर अमानतुल्लाह खान को रिहा कर दिया गया था। 10 अक्टूबर 2023 को ईडी ने 5 ठिकानों पर छापा मारा था, जिनमें अमानतुल्लाह खान का घर भी शामिल था। फिर भी 18 अप्रैल 2024 को ईडी ने अमानतुल्लाह से 13 घंटे की पूछताछ की और आज 4 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच से जुड़े हितों के संभावित टकराव को लेकर चिंता जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने सोमवार को आरोप लगाया कि माधवी बुच सेबी का सदस्य रहते हुए आईसीआईसीआई बैंक के वेतन लेती रही है, जो उनके अनुसार सार्वजनिक सभा में नैतिकता और जवाबदेही की गंभीर उल्लंघन करती है। खेरा ने एक बयान में सेबी के ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाजार नियामक और न्यास पक्ष और स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए। खेरा ने पूछा, जब सेबी के प्रमुख को आईसीआईसीआई बैंक जैसी निजी संस्था से वेतन मिल रहा है तो निष्पक्ष विनियमन कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने नियामक संस्था में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आप एक कंपनी में काम करते हैं तो आप वहीं से वेतन लेते हैं। हालांकि जब सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी तो उन्हें 2017 से 2024 तक आईसीआईसीआई बैंक, प्रोड्यूसरी और एसएफ से नियमित आय प्राप्त हो रही थी। नियामक संस्था में इतने उच्च पद पर बैठा कोई व्यक्ति कहीं से भी भुगतान प्राप्त कर रहा था और यह पूरी तरह से सेबी की धारा 54 का उल्लंघन है। पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला। खेरा ने कहा, सेबी की भूमिका शेयर बाजार को विनियमित करना है, जहां हम सभी अपना पैसा लगाते हैं। इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यह कैबिनेट प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नियुक्ति समिति है। सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए इस समिति में 2 सदस्य हैं। जब वह सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच 2017 से 2014 के बीच आईसीआईसीआई बैंक से 16 करोड़ 80 लाख रुपए की नियमित आय ले रही थी, तब आप सेबी की पूर्णकालिक सदस्य भी थी। आप आईसीआईसीआई से वेतन क्यों ले रही थी और वित्तीय सुरक्षा पर जवाबदेही कौन देगा? नमस्कार, जय हिंद। देखते रहिए सार्न इंडिया। मिलते हैं अगले दिन।